Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Want early access to all videos of this series? Join our paid Telegram group for just 499 rupees. One-time payment, lifetime access. WhatsApp now to join us. नमस्कार। आज हम भारतीय इतिहास के एक बहुत ही अहम, एक निर्णायक मोड़ पर बात करने वाले हैं। वो दौर जब आधुनिक भारत की संगठित राजनीतिक यात्रा, आप कह सकते हैं, शुरू होती है। मतलब 1885 से 1905 के बीच का समय। हमारे पास इसके लिए तमिलनाडु बोर्ड की क्लास 12 इतिहास की किताब का चैप्टर 14 है और हाँ, यूपीएससी के कुछ पुराने सवाल भी हैं। इनसे हमें इस शुरुआती राष्ट्रीय आंदोलन को समझने में मदद मिलेगी। बिल्कुल। और हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि क्या हुआ, बल्कि क्यों हुआ और उसका असर क्या हुआ। हम ये देखेंगे कि भाई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आखिर बनी कैसे, किन हालात में, और इसके जो शुरुआती नेता थे जिन्हें हम उदारवादी कहते हैं, उनकी सोच क्या थी, उनके काम करने के तरीके क्या थे और देश के लिए उनका क्या योगदान रहा। तो ये पूरी चर्चा उन ताकतों पर रहेगी जिन्होंने राष्ट्रवाद को जगाया और उस बुनियाद को समझने पर जिस पर आज़ादी की लड़ाई आगे बढ़ी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वो कौन सी वजहें थीं, कौन से फैक्टर्स थे जिन्हें 19वीं सदी के आखिर में, मतलब एक तरह से बिखरे हुए भारत में राष्ट्रीयता की भावना जगाई। किताब बताती है कि इसमें ब्रिटिश शासन का भी अनजाने में ही सही पर एक रोल था। हाँ, ये सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे पर ये सच है। देखिए, अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए, प्रशासनिक और आर्थिक सुविधा के लिए पूरे भारत को रेल, डाक, तार जैसी चीजों से जोड़ा। एक जैसा कानून बनाने की कोशिश की। इस एकीकरण ने भले ही अनजाने में भारतीयों के मन में एक भौगोलिक और राजनीतिक एकता का एहसास जगाया। पर यह सिर्फ एक पहलू था। इससे भी ज्यादा शायद महत्वपूर्ण था पश्चिमी शिक्षा का असर। अच्छा, मतलब मैकॉले वाली शिक्षा नीति का असर। हाँ बिल्कुल। अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीयों के एक छोटे मगर बहुत प्रभावशाली तबके को लिबर्टी, इक्वालिटी, नेशनलिज्म, लोकतंत्र, स्वतंत्रता, राष्ट्रवाद जैसे पश्चिमी विचारों से रूबरू कराया। मिल्टन, बर्क, मिल, रूसो, इनको पढ़कर उनमें अपने अधिकारों के लिए एक चेतना जागी और यही पढ़ा लिखा वर्ग था जिसने आगे चलकर राष्ट्रीय आंदोलन की बागडोर संभाली। इसके साथ ही प्रेस की भूमिका और जो स्थानीय भाषाओं का साहित्य था वो भी बहुत अहम था। प्रेस कैसे? किताब में वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट का जिक्र है। बिल्कुल। अखबारों ने, जैसे अमृत बाजार पत्रिका थी, द हिंदू, केसरी, स्वदेश मित्रन, इन सब ने सरकारी नीतियों की जमकर आलोचना की, लोगों में राजनीतिक समझ पैदा की, राष्ट्रवादी विचारों को फैलाया। और जब लॉर्ड लिटन ने 1878 में ये वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट लाकर भारतीय भाषाओं के अखबारों पर रोक लगाने की कोशिश की तो उसका बहुत विरोध हुआ। इससे पता चलता है कि प्रेस कितना ताकतवर हो चुका था। और आर्थिक शोषण वाला मुद्दा, दादा भाई नौरोजी का धन निष्कासन सिद्धांत, ये तो बहुत महत्वपूर्ण लगता है। अत्यंत महत्वपूर्ण। आप कह सकती हैं कि उदारवादी राष्ट्रवाद की रीढ़ की हड्डी थी। दादा भाई नौरोजी, आरसी दत्त जैसे नेताओं ने बाकायदा आंकड़ों से ये साबित किया कि कैसे ब्रिटिश नीतियां भारत का पैसा, भारत के संसाधन ब्रिटेन खींच रही थीं और इसी वजह से भारत लगातार गरीब होता जा रहा था। ये जो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी थी, धन निष्कासन का सिद्धांत, इसने अंग्रेजों के उस दावे की पोल खोल दी कि वो भारत को सभ्य बनाने आए हैं। लोगों को समझ आने लगा कि ये राज उनके फायदे के लिए नहीं, उनके शोषण के लिए है। लिटन की दूसरी नीतियां भी थीं, जैसे दिल्ली दरबार पर बेतहाशा खर्च जबकि देश में अकाल पड़ा था, या वो आर्म्स एक्ट, इन सब ने भी गुस्से को बढ़ाया। और इल्बर्ट बिल विवाद, उसका क्या रूल था? इल्बर्ट बिल, जो 1883 में लॉर्ड रिपन के समय आया था, उसका मकसद था भारतीय जजों को यूरोपीय अपराधियों के मुकदमे सुनने का अधिकार देना। मतलब नस्लीय भेदभाव खत्म करने की एक छोटी सी कोशिश थी। लेकिन भारत में जो अंग्रेज और यूरोपियन रहते थे, उन्होंने इसका इतना जबरदस्त विरोध किया, इतना संगठित विरोध, कि सरकार को बिल वापस लेना पड़ा, या कहिए कि उसे बिल्कुल बेअसर कर दिया गया। तो इसका क्या मैसेज गया भारतीयों तक? मैसेज बिल्कुल साफ था कि अंग्रेज भारतीयों को बराबरी का दर्जा देने को तैयार नहीं है, चाहे वो कितने भी पढ़े लिखे या काबिल क्यों ना हो। इस एक घटना ने पढ़े लिखे भारतीयों की आंखें खोल दी। उन्हें लगा कि भाई अपने हक के लिए अब खुद ही संगठित होना पड़ेगा। और इसी माहौल में हम देखते हैं
कि कांग्रेस से पहले भी कुछ राजनीतिक संगठन बनने लगे थे। हाँ, किताब में मद्रास महाजनसभा 1884 और बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 का जिक्र है, और सुरेंद्रनाथ बनर्जी की इंडियन एसोसिएशन 1876 भी थी शायद। बिल्कुल, ये संगठन महत्वपूर्ण थे। इन्होंने अपने अपने इलाकों में स्थानीय स्तर पर राजनीतिक चेतना जगाई, सरकार को चिट्ठियां लिखीं, सुधारों की मांग की, लेकिन इनका दायरा सीमित था। मतलब ये बिखरे हुए थे। एक अखिल भारतीय, एक पैन इंडिया संगठन की जरूरत महसूस हो रही थी, जो पूरे देश के राष्ट्रवादियों को एक साथ एक मंच पर ला सके। और यहीं से कहानी शुरू होती है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। एलन ऑक्टेवियन हुम, एक रिटायर्ड ब्रिटिश सिविल सर्वेंट, इनकी भूमिका काफी अहम बताई जाती है। पहला सेशन बॉम्बे में हुआ, अध्यक्ष थे WC बनर्जी, और 72 लोग शामिल हुए थे। हाँ, ह्यूम ने अलग अलग प्रांतों के नेताओं से बात की, उन्हें साथ लाने में कैटलिस्ट, एक उत्प्रेरक का काम किया। पहला अधिवेशन, जैसा आपने कहा, बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में 28 दिसंबर 1885 को हुआ। WC बनर्जी अध्यक्ष बने और अलग अलग इलाकों और धर्मों के लोग वहां मौजूद थे, जिससे इसका अखिल भारतीय चरित्र सामने आया। लेकिन हाँ, इसकी स्थापना के पीछे की नीयत को लेकर एक थ्योरी भी है, जिसे सेफ्टी वॉल्व थ्योरी कहते हैं। ये सेफ्टी वॉल्व थ्योरी, ये क्या है? क्या ये बात सच है कि अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए कांग्रेस बनवाई थी? देखिए, ये इतिहास की एक थोड़ी जटिल बहस है। इस थ्योरी के मुताबिक ह्यूम ने उस वक्त के वाइसरॉय लॉर्ड डफरिन के इशारे पर या उनकी सहमति से कांग्रेस बनवाई। मकसद ये था कि भारतीयों में ब्रिटिश राज के खिलाफ जो गुस्सा पनप रहा था, जो असंतोष था, उसे एक संगठित, कंट्रोल किया हुआ संवैधानिक रास्ता मिल जाए, ताकि वो 1857 की तरह कोई हिंसक रूप ना ले लें। जैसे प्रेशर कुकर में सेफ्टी वॉल्व होता है ना, हाँ, जो एक्स्ट्रा स्टीम निकाल देता है, बिल्कुल वैसे ही कांग्रेस ब्रिटिश राज के लिए एक सेफ्टी वाल्व का काम करे। लेकिन क्या यही पूरी कहानी है? शायद नहीं। कई इतिहासकार ये भी मानते हैं कि भारतीय नेता खुद ही एक राष्ट्रीय संगठन बनाने को बेचैन थे और ह्यूम ने बस उस प्रोसेस को थोड़ा तेज कर दिया। और अगर मान भी लें कि ह्यूम या डफरिन का शुरुआती इरादा सेफ्टी वाल्व का रहा हो, तो भी कांग्रेस बहुत जल्द भारतीय राष्ट्रवादियों के हाथ में आ गई और ब्रिटिश शासन की आलोचना और विरोध का एक बड़ा मंच बन गई। तो उत्पत्ति पर बहस हो सकती है, पर इसका चरित्र बहुत जल्दी राष्ट्रवादी हो गया। तो कांग्रेस की स्थापना के साथ ही शुरू होता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का पहला चरण, 1885 से 1905 तक का। इसे उदारवादी युग कहते हैं। अच्छा, इन नेताओं को उदारवादी यानी मॉडरेट्स क्यों कहते हैं? इनकी बेसिक सोच क्या थी? इन्हें उदारवादी इसलिए कहा गया क्योंकि इनकी जो राजनीति थी, उसका आधार था ब्रिटिश सरकार की न्यायप्रियता में विश्वास। उन्हें लगता था कि अंग्रेज मूल रूप से न्याय पसंद लोग हैं और अगर उन्हें सही तरीके से समझाया जाए तो वो भारत की भलाई के लिए काम करेंगे। उनका मानना था कि ब्रिटिश शासन भारत के आधुनिकीकरण के लिए जरूरी है, बस उसमें कुछ सुधार होने चाहिए। उनका लक्ष्य एकदम से आज़ादी नहीं था, बल्कि ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर रहते हुए धीरे धीरे संवैधानिक सुधारों के जरिए स्वशासन की तरफ बढ़ना था। वो क्रमिक विकास में यकीन रखते थे। इस दौर के बड़े उदारवादी नेता कौन थे? किताब में दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, इनके नाम हैं। हाँ, ये कुछ सबसे प्रमुख नाम हैं। दादा भाई नौरोजी, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, उन्होंने ब्रिटेन में रहकर भारत की आवाज उठाई, धन निष्कासन का सिद्धांत दिया। फिरोज शाह मेहता और बदरुद्दीन तैयब जी बॉम्बे प्रेसिडेंसी के बड़े नेता थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, जिन्हें इंडियन बर्ग कहा जाता था, बंगाल के जबरदस्त वक्ता और इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक। गोपाल कृष्ण गोखले, जिन्हें गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, वो तर्क और संयम के लिए जाने जाते थे। उन्होंने 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी भी बनाई। और जी सुब्रमण्यम अय्यर मद्रास के प्रमुख नेता थे। द हिंदू और स्वदेश मित्रन अखबार उन्होंने ही शुरू किए। इन सभी नेताओं की विद्वत्ता, उनकी देशभक्ति पर कोई शक नहीं था। और इनके काम करने का तरीका क्या था, जिस पर बाद में थोड़ी आलोचना भी हुई? किताब में 3 P's का जिक्र है, प्रेयर, पिटिशन, प्रोटेस्ट। ये क्या था? बिल्कुल, उनका तरीका पूरी तरह से संवैधानिक और शांतिपूर्ण था। प्रार्थना, याचिका और विरोध,
इसे कुछ लोगों ने बाद में पॉलिटिकल मेंडिकेंसी यानी राजनीतिक भिक्षावृत्ति कहकर इसकी आलोचना भी की। लेकिन शायद उस वक्त उस माहौल में यही मुमकिन था। वो प्रस्ताव पास करते थे, मीटिंग्स करते थे, ज्ञापन और याचिकाएं तैयार करके सरकार को भेजते थे। वो इंग्लैंड में डेलीगेशन भेजते थे ताकि ब्रिटिश पार्लियामेंट और वहां की जनता को भारत की समस्याओं के बारे में बताया जा सके। उन्हें लगता था कि अगर हम अपनी बात सही तरीके से तथ्यों के साथ रखेंगे तो ब्रिटिश सरकार जरूर सुनेगी। उनका जोर जनमत बनाने पर था। ये तो हुए तरीके, लेकिन उनकी मांगे क्या थी? मतलब वो कौन से कॉन्क्रीट सुधार चाहते थे? उनकी मांगे मुख्य रूप से 3 एरिया में थी। पहला, संवैधानिक सुधार। वो चाहते थे कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं, विधान परिषदें, उनका विस्तार हो, उनमें चुने हुए भारतीय मेंबर्स ज्यादा हों और उन्हें बजट पर बहस करने, सवाल पूछने का अधिकार मिले। 1892 का जो इंडियन काउंसिल्स एक्ट आया, वो कुछ हद तक इसी दबाव का नतीजा था, हालांकि वो नाकाफी था। अच्छा। और दूसरा एरिया? दूसरा था प्रशासनिक सुधार। एक बड़ी मांग थी सिविल सर्विसेज का भारतीयकरण। वो चाहते थे कि आईसीएस की परीक्षा भारत और इंग्लैंड में एक साथ हो और परीक्षा देने की उम्र बढ़ाई जाए। न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने की मांग भी बहुत महत्वपूर्ण थी, ताकि न्याय में पक्षपात ना हो। ठीक है। और तीसरा? तीसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण, आर्थिक सुधार। ये उदारवादियों का सबसे बड़ा योगदान था। उन्होंने धन निष्कासन की तीखी आलोचना की, फौजी खर्च में कमी की मांग की, नमक कर जैसे टैक्स का विरोध किया और किसानों की हालत सुधारने के लिए लगान कम करने की बात कही। उन्होंने स्वदेशी का आइडिया भी धीरे धीरे प्रमोट करना शुरू कर दिया था। तो इन 20 सालों का जो ये उदारवादी दौर रहा, 1885 से 1905, इसका कुल मिलाकर क्या योगदान माना जा सकता है? देखिए, उनका सबसे बड़ा योगदान है भारतीय राष्ट्रवाद की नींव डालना। ये बहुत बड़ी बात है। उन्होंने पहली बार अलग अलग इलाकों, धर्मों, समुदायों के पढ़े लिखे लोगों को एक अखिल भारतीय राजनीतिक मंच पर इकट्ठा किया। ये अपने आप में अभूतपूर्व था। उन्होंने उपनिवेशवाद का, कॉलोनियलिज्म का एक बहुत गहरा आर्थिक विश्लेषण पेश किया, जिसने ब्रिटिश राज की नैतिकता पर ही सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने भारतीयों में राजनीतिक चेतना जगाई और उन्हें संवैधानिक दायरे में रहकर अपने अधिकारों के लिए लड़ना सिखाया। आगे के आंदोलन के लिए जो वैचारिक जमीन चाहिए थी, वो उन्होंने ही तैयार की। लेकिन उनकी कुछ सीमाएं भी थीं, जैसा किताब में भी लिखा है। वो आम जनता को आंदोलन से क्यों नहीं जोड़ पाए? ये एक बड़ा सवाल है। हाँ, ये उनकी सबसे बड़ी सीमा थी। उनका जो आंदोलन था वो ज्यादातर पढ़े लिखे, शहरी, उच्च और मध्य वर्ग तक ही सीमित रहा। वो किसानों की, मजदूरों की, आम जनता की समस्याएं उठाते जरूर थे, लेकिन उन्हें एक्टिवली आंदोलन से जोड़ने में कामयाब नहीं हो पाए। और उनकी जो प्रार्थना और याचिका वाली नीति थी, उससे कोई बहुत ठोस नतीजे नहीं मिले। ब्रिटिश सरकार ने अक्सर उनकी मांगों को नजरअंदाज कर दिया। इससे कांग्रेस के अंदर ही एक युवा वर्ग में असंतोष बढ़ने लगा। उन्हें लगने लगा कि भाई ये तरीके काफी नहीं हैं। और इसी असंतोष ने फिर उग्रवादी या गरमपंथी जिसे कहते हैं, उस चरण का रास्ता खोला। बिल्कुल। उदारवादियों की कामयाबियों के साथ साथ उनकी नाकामियां भी थीं, खासकर उनकी धीमी रफ्तार और ब्रिटिश सरकार का रवैया। इसी ने तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल यानी लाल बाल पाल, इन जैसे नेताओं के नेतृत्व में ज्यादा उग्र, ज्यादा जनाधार वाले राष्ट्रवाद के उदय के लिए जमीन तैयार की। तो ऐसा कह सकते हैं कि उदारवादियों ने नींव रखी, लेकिन उस पर इमारत खड़ी करने के लिए एक अलग नजरिए की जरूरत महसूस होने लगी। चलिए अब हम किताब टी.एन. बोर्ड चैप्टर 14 में जो अभ्यास प्रश्न दिए हैं, उनमें से कुछ को देखते हैं। इससे मुख्य बातें और साफ हो जाएंगी। पहला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की परिस्थितियों की विवेचना कीजिए। जी, जैसा हमने अभी बात की, कई परिस्थितियां थीं। अंग्रेजों ने जो प्रशासनिक एकीकरण किया, पश्चिमी शिक्षा और विचारों का आना, प्रेस और साहित्य का रोल, आर्थिक शोषण और वो धन निष्कासन का सिद्धांत सामने आना, लिटन की प्रतिक्रियावादी नीतियां, इल्बर्ट बिल वाला विवाद जिससे गुस्सा भड़का, इन सब ने मिलकर एक जरूरत पैदा की एक अखिल भारतीय राजनीतिक संगठन की, जिसे ए.ओ. ह्यूम जैसे लोगों ने एक शक्ल दी। बिल्कुल। अगला प्रश्न है, उदारवादी राष्ट्रवादियों का योगदान का वर्णन कीजिए। उनका मुख्य योगदान, जैसे मैंने कहा, राष्ट्रीय चेतना जगाना था, एक अखिल भारतीय मंच बनाना, उपनिवेशवाद का आर्थिक विश्लेषण करना, ये बहुत महत्वपूर्ण था,
और संवैधानिक तरीकों से राजनीतिक अधिकारों की मांग रखने की एक परंपरा शुरू करना। उन्होंने भविष्य के आंदोलन की नींव रखी। हाँ, और इसमें तथ्य जोड़ें तो दादा भाई नौरोजी की किताब पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया और धन निष्कासन सिद्धांत और विधान परिषदों में सुधार और प्रशासन के भारतीकरण की मांगे, ये सब उनके प्रमुख योगदान थे। ठीक है, अब इस पूरी चर्चा से कुछ खास बातें निकालते हैं। कंक्लूडिंग टेकअवेज। अगर हम परीक्षा के नजरिए से देखें तो कुछ मुख्य तथ्य, मतलब प्रीलिम्स पॉइंटर्स क्या होंगे? हाँ, याद रखने लायक कुछ मुख्य बातें हैं। आईएनसी की स्थापना 1885 बॉम्बे में हुई। संस्थापक अहम भूमिका A.O. ह्यूम, एक रिटायर्ड ब्रिटिश अफसर। पहले अध्यक्ष W.C. बनर्जी। धन निष्कासन सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने दिया। उदारवादी तरीके वो 3 P's, प्रेयर प्रार्थना, पेटिशन याचिका, प्रोटेस्ट विरोध। उदारवादी चरण का समय 1885 से 1905। और अगर थोड़ी गहराई में जाकर देखें, मतलब मेंस इनसाइट्स की बात करें तो 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला, इस दौर ने बिखरी हुई राष्ट्रवादी ताकतों को पहला अखिल भारतीय राजनीतिक मंच दिया। यह आगे की लड़ाई के लिए बहुत जरूरी था। दूसरा, उपनिवेशवाद की आर्थिक आलोचना, खासकर वो धन निष्कासन वाला सिद्धांत ब्रिटिश शासन की वैधता पर सबसे तगड़ा हमला था। इसने राष्ट्रवाद को एक मजबूत वैचारिक आधार दिया। और तीसरा, उदारवादी राजनीति की जो सीमाएं थीं, जैसे आम जनता से दूरी, धीमी रफ्तार, उनको समझना जरूरी है, क्योंकि इन्हीं सीमाओं ने आगे चलकर उग्रवादी राष्ट्रवाद के उदय का कारण बनाया। मतलब उदारवादियों का काम अधूरा था पर जरूरी था। आज की इस चर्चा के बाद एक सवाल मन में आता है जिस पर सोचा जा सकता है। उस वक्त के हालात को देखते हुए क्या उदारवादियों के पास प्रार्थना और याचिका के अलावा कोई और रास्ता था भी? अगर वो शुरू से ही ज्यादा आक्रामक रवैया अपनाते या जन आंदोलन का रास्ता पकड़ते तो क्या वो कामयाब हो पाते, या अंग्रेज सरकार उस आंदोलन को शुरू में ही कुचल देती? इस पर विचार करना शायद हमें उस युग की जटिलताओं को समझने में मदद करेगा। बिल्कुल। उम्मीद है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के शुरुआती दौर पर हमारी ये चर्चा जानकारी भरी और सोचने पर मजबूर करने वाली रही होगी। अगली बार फिर मिलेंगे इतिहास के एक और अहम पड़ाव के विश्लेषण के साथ। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.